औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 का बेटा नाम है ग्रेविटेशन, और ये टॉपिक जो है वो आपके पास ग्रेविटी ही के बारे में ज़्यादातर है। जैसा कि हम लोग क्लास में 2-3 बातें इसके बारे में कुछ पढ़ भी चुके थे, कुछ टॉपिक पढ़ भी चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको स्टार्ट से देखते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो ताकि वो दूर हो जाए, अगर फिर भी वो हो तो वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। हमारे पास सबसे पहले हमें पता है कि ग्रेविटी के बारे में आइजैक न्यूटन जो है वो पहले से ही काम कर रहा था, और फिर अचानक सेब के गिरने से उसे जो है इसके माइंड में सारा कुछ ग्रेविटी का आइडिया आता है, और वो एक उसने लॉ बनाया। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, के इस दुनिया में हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज ऑफ बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज के जो मैस है उनके है प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और उन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उनके सेंटर्स के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये हमने एक इसकी एग्जांपल भी देखी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m1 m2, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज d। तो ये हमने इसका ये डायग्राम बनानी है, और इसके बाद ये हमारे पास ये मैथमेटिकल इसकी आ जाएगी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass 1 एंड mass 2, f is inversely proportional to the square of distance between the their centers। हमने इनको कंबाइन कर लिया, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल होता है। इसको जैसे हम लोग ख़त्म करते हैं यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g लिखेंगे, जिसकी वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है आपके पास। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर उसको वही चीज़ उसने यहाँ तक बता दी आपके पास। बिकॉज ये वैल्यू बहुत लो होती है इसलिए हम इसको ज़्यादातर फील नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ तक आप लोगों ने नॉट फील इट तक जो है वो इसको जब भी अगर ये आ जाता है तो इसको लिखना होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा देखें, सबसे पहले हम इसको एक रिकॉल करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ग्रेविटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरह ही आपके पास होता है कि एक मैस जब दूसरी को अपनी तरफ खींचता है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो होती है ना वो ऑपोजिट होती है, कि वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन उनकी होती है। तो यहाँ पर यही आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ का आपस में है कि एक फोर्स, एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जब आपके पास the action and reaction due to force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction होता है, तो ये हमारे पास थर्ड लॉ से रिलेटेड होता है। फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। फील्ड कौन सी जगह होती है? वो जगह जहाँ तक कोई भी फोर्स आप पर या किसी भी बॉडी पर अपना असर इफेक्ट करती है, ये हमारे पास वो उसकी फील्ड कहलाती है। तो अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी, whether a body is connected with the earth or not, such a force is called field force। तो वो फोर्स जब आपके पास जो फोर्स अर्थ आपके ऊपर लगा रही होती है, चाहे आप उसके साथ कनेक्ट हो या ना हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? फील्ड फोर्स। और जहाँ तक हम उस फोर्स को फील कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारे पास पर यूनिट मैस जो फोर्स लगती है अर्थ पर, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास कितनी होती है? वो 10 न्यूटन तक होती है। इसके बाद बच्चों आपके पास मास ऑफ अर्थ,